नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आर्कियो वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में हम देख रहे हैं बिहार में जो पुरातात्विक अन्वेषण एवं उत्खनन कार्य हुए हैं उसके बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने इसका भाग 1 देखा था, जिसमें हमने विशेष रूप से देखा था कि किस तरीके से बिहार में पुरातात्विक अन्वेषण एवं उत्खनन कार्यों का प्रारंभ हुआ था और वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने कार्य किया हुआ था, जिसमें से महत्वपूर्ण रूप से जो हमको दिखलाई देते हैं कार्य करने वाले विद्वान, उनका नाम है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि जनरल थे ब्रिटिश सेना में। इसके अलावा बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कार्य किया है। आप पीछे वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं, वो वीडियो इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे विशेष रूप से इसके भाग 2 की और देखेंगे कि आजादी के बाद बिहार में हुए पुरातात्विक अन्वेषण एवं उत्खनन कार्य किस तरीके से प्रारंभ किए गए थे। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से पुरा स्थलों को ढूंढा था और उन्होंने संभावित रूप से एक्सकवेशन कार्य अर्थात उत्खनन कार्य भी करवाया हुआ था। इनमें से कई सारे स्थलों के विषय में उन्होंने अपने 23 जिल्दों में किए गए सर्वेक्षण कार्य में मेंशन किया हुआ था। इसके अलावा लगभग समस्त उत्तर भारत का एक्सप्लोरेशन का कार्य सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। हमने देखा कि कई सारे आंग्ल विद्वानों ने बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया हुआ था, जिनमें से बहुत सारी गुफाओं को भी ढूंढा गया था, अशोक के बहुत सारे स्तंभ ढूंढे गए थे। इसके अलावा बहुत सारे स्तूप, विहार, महाविहार जैसी चीजें भी ढूंढी गई थी। इसमें एक चीज छूट गया था और वो था ए एल वाडेल और डीबी स्पूनर। डीबी स्पूनर और ए एल वडल ने जो है वो बहुत बड़ा काम किया था और वो था कुम्भहार को ढूंढने का कार्य। 1912-13 के आसपास जो डीबी स्पूनर हैं उन्होंने उत्खनन कार्य करके बहुत सारे अवशेष ढूंढ निकाले थे। इसके अलावा वेडल महोदय ने ही पहली बार ये कहा था कि जो कुम्भहार है वही पाटलिपुत्र है और वहीं पर अशोक का या ये कहें चंद्रगुप्त मौर्य का बड़ा वाला महल था, जिसको हम सभा भवन के नाम से जानते हैं या फिर उसके राजप्रासाद के नाम से जानते हैं। और ये बातें आई थी निकल करके इंडिका से, और इंडिका जो है ये एक यूनानी लेखक या राजदूत था जिसका नाम है मेगस्थनीज। और इस मेगस्थनीज ने इंडिका को लिखा हुआ था खास तौर से पाटलिपुत्र के संदर्भ में कि पाटलिपुत्र कितना बड़ा है, कितने परकोटे से घिरा हुआ है, उसमें कौन कौन से मील के पत्थर लगे हैं, जो स्टेडिया में वो दूरी स्टेडिया में बताता है। इसके विषय में हम चर्चा विस्तृत रूप से कर चुके हैं, खास तौर से उस वीडियो में जिसमें हमने पुरातात्विक स्रोतों की और साहित्यिक स्रोतों की बात की थी। वो वीडियो मेरे इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर के विस्तृत तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से कुम्भहार को ढूंढा गया था और किस तरीके से कुम्भहार को ही सबसे पहली बार पाटलिपुत्र का दर्जा दिया गया। और जो पाली ब्रोथा है और जो सेंड्रोकोट्टस है, इसका संबंध किया गया था स्थापित चंद्रगुप्त मौर्य से, और पाली ब्रोथा का संबंध स्थापित किया गया था पाटलिपुत्र से। ये जो है हमने उसमें देखा था, और ये काम किसने किया था, उनका नाम था सर विलियम जोन्स। इन्होंने किया हुआ था। विलियम जोन्स कौन थे, इनके विषय में भी बहुत लंबी चर्चा पीछे के वीडियोस में की गई है। आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में आजादी के बाद पुरातात्विक अन्वेषण और उत्खनन कार्य किए गए थे। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी समझ पाइएगा कि किस तरीके से बिहार में पुरातात्विक अन्वेषण और
उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था, खासतौर से भारतीय विद्वानों के द्वारा। हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया और हम आजाद हो गए, खास तौर से उस दास्ता से जो विदेशी थी, जो हमारे ऊपर लादी गई थी, जो औपनिवेशिक काल था, जो साम्राज्यवादी काल था। हम उससे आजाद हो गए, निजात पा गए। इसके बाद बिहार में जो कार्य शुरू हुआ वो दिखलाई देता है 1950 में। 1950 में पटना विश्वविद्यालय के देव के साथ डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्टेकर ने वैशाली एवं 1951 ईस्वी में कुम्हरार का पुरातात्विक उत्खनन कार्य करवाया। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से आंग्ल विद्वानों द्वारा तो कार्य किया ही गया था, लेकिन के देव जो थे और अनंत सदाशिव अल्टेकर, जिनको काफी बड़े लेवल का आर्कियोलॉजिस्ट होने का दर्जा प्राप्त है, पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के ये प्रोफेसर हुआ करते थे और इन्होंने कई सारी संस्कृतियों को ढूंढ निकालने का कार्य किया हुआ था। तो अल्टेकर साहब ने वैशाली के क्षेत्र में एक्सकवेशन कार्य करवाया और उसके विषय में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि खास तौर से जो वहां पर स्तूप था, जो मिट्टी का बना हुआ थूप था, जिसको हम लोगों ने देखा था कि थुब था, यहाँ पर उत्खनन करवा करके उन्होंने रेलिक कास्केट निकाला हुआ था, उसमें राख मिली हुई थी और आज इसको जो है संरक्षित कर दिया गया है बिहार म्यूजियम में ला करके। तो इस तरीके से अल्टेकर साहब ने वहां एक्सकवेशन करवाया और उन्होंने ही बताया कि जो बसाड़ का एरिया है यही प्राचीन वैशाली है और इसी वैशाली में वो गणराज्य हुआ करता था जो 8 गणों का संघ था और इसमें महत्वपूर्ण रूप से जो दिखलाई देते हैं वो लिच्छवी दिखलाई देते हैं और इस गणसंघ का जो कोर एरिया था वो तो वैशाली के क्षेत्र में था, लेकिन इसका जो विस्तार था वो जनकपुर तक के क्षेत्र में देखा जा सकता है, जो कि नेपाल की तराई में पड़ता है। तो इस तरीके से पहली बार भारतीय दृष्टिकोण से अगर किसी ने यह जोर दे करके कहा कि यही वैशाली है तो वो थे डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्टेकर और के देव जी, और इन्होंने वैशाली का उत्खनन कराया। इसके अलावा 1951 में कुम्हरार का इन्होंने पुनः उत्खनन करवाया और बहुत सारी पुरा सामग्रियों को ढूंढ निकाला, जिससे यह प्रमाणित हो गया कि पूरी तरीके से जिस पाटलिपुत्र का जिक्र किया जाता है वो यही पाटलिपुत्र है, जिसके विषय में पहले से ही विद्वानों को शक था। इन विद्वानों ने प्राचीन पाटलिपुत्र को ही हम आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं, जो गंगा नदी के किनारे हमको स्थित दिखलाई देता है, गंगा और सोन के किनारे पर स्थित दिखलाई देता है और यहीं पर हमको कुम्हरार दिखलाई देता है। कुम्हरार और यहाँ के ही उत्खनन से बहुत सारे एविडेंस ऐसे दिखलाई दिए जिनसे यह पता चला कि यही प्राचीन पाटलिपुत्र रहा होगा, जैसा कि पहले के ही विद्वानों ने उत्खनन करके बता दिया था कि यहाँ पर 80 स्तंभों वाला भवन मिला हुआ है। 80 स्तंभों वाला भवन मिला हुआ है। इसके अलावा अशोक के काल के कई सारे जो उसके पिलर्स हैं, खासतौर से जो स्तंभ हैं उसके, वो स्तंभ भी दिखलाई दिए, उनके टूटे हुए बहुत सारे अंश दिखलाई दिए। यहाँ के जो उत्खनन से संबंधित सामग्रियां थीं इनको रख दिया गया है कुम्हरार के अंदर में ही। आज इसको एक पार्क बना दिया गया है। कुम्हरार में एक बड़ा सा पार्क है और उसी पार्क के अंदर में एक म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है जिसके अंदर बहुत सारे पुरावशेषों को संग्रहित करके रखा जाएगा। जो कुछ पुरावशेष इधर उधर चले गए हैं उनको भी संग्रहित किया जाएगा। इसके अलावा पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में हमको क्या दिखलाई देता है, वहां पर खुद बहुत सारे पुरावशेषों को संरक्षित करके रखा गया है। और जब पटना विश्वविद्यालय के इस विभाग में जाया जाता है तो वहां अनंत सदाशिव अल्टेकर द्वारा किए गए कार्यों को देखा जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं।
सन 1962 ईस्वी में बिहार राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना, लगभग हर प्रदेश में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई है। इसी क्रम में 1962 में बिहार में भी जो है पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई थी, और जिसका बेसिकली कार्य क्या था कि जो स्मारक हैं उनको संरक्षित करना है, जो पुरा स्थल है उनका उत्खनन कार्य भी करवाना है। इसके अलावा सर्वेक्षण कार्य करना है, जिसको अन्वेषण कार्य बोलते हैं। इसके अलावा ऐसे पुरा स्थलों को भी संरक्षित कर लेना है जिससे कि वो भविष्य के लिए बचे रह सकें। बहुत सारे अवशेषों को कलेक्ट करना है और ले आकर के जो निदेशालय है उसके अंदर संग्रहित कर लेना है। तो इस तरीके के कार्य को ध्यान में रखते हुए पुरातत्व निदेशालय की स्थापना 1962 में बिहार में की गई थी। पटना स्थित काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, ये कहाँ पर है? तो आज जो पटना म्यूजियम है, पटना म्यूजियम, इसके अंदर में ही हमको दिखलाई देता है काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान। अभी यहाँ से भी पुरातात्विक गतिविधियों में भाग लेने के लिए जो है विद्वान जाने लगे, और उन्होंने खास तौर से जो अभिलेख हैं, सिक्के हैं, इन सब पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और सर्वेक्षण के कार्यों से जितने पुरावशेष मिल रहे थे उन पर भी कार्य होने शुरू हो गए इस संस्थान से, और बहुत सारी पत्रिकाओं का जो है प्रकाशन भी किया जाने लगा जिनमें इस तरीके के अवशेष हमको दिखलाई देते हैं। उनके विषय में विस्तृत चर्चा दिखलाई देती है। काशी प्रसाद जायसवाल जी कौन थे? तो ये एक नेशनलिस्ट हिस्टोरियन थे, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन, और इन्होंने इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया। इसी क्रम में इन्होंने खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख को भी पढ़ा हुआ था। इसके अलावा बेसिकली जायसवाल जी एक वकील थे, वकालत करते थे, लेकिन इनकी गहरी रुचि थी भारतीय इतिहास को जानने में, इसलिए इन्होंने इस तरफ भी कदम बढ़ाया। और इन्होंने बहुत सारे सिक्कों का भी अध्ययन कर रखा था। इनको मुद्रा शास्त्र से बहुत लगाव था, अभिलेख शास्त्र से बहुत लगाव था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द हिंदू पॉलिटी। द हिंदू पॉलिटी नाम की इनकी एक किताब है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। इस तरीके से काशी प्रसाद जायसवाल जी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर जो तत्कालीन बिहार और वर्तमान झारखंड में है, यहाँ, और मुंगेर जिले के भीमबांध, राजगीर की जठियन घाटी, गया की पैनार घाटी आदि ज्ञात पुरा स्थलों से प्राग ऐतिहासिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए। तो ये जो विद्वान अब कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे, उन लोगों को इन सब एरिया से बहुत सारे खास तौर से प्राग ऐतिहासिक कालीन पुरा स्थलों की प्राप्ति होने लगी, बहुत सारे पाषाण उपकरणों की प्राप्ति हुई। इसके अलावा धातु कालीन संस्कृतियों की भी प्राप्ति हुई, जिसमें से खास तौर से तांबे की बात कर लें वो हमको दिखलाई देता है। हम देखते हैं कि जो मुंगेर का एरिया है, इसी एरिया में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर थी जिनका नाम था विदुला जायसवाल। विदुला जायसवाल जी ने क्या किया था? उत्खनन करवाया था पैसरा का, पैसरा नाम का एक पूरा स्थल जो कि मुंगेर क्षेत्र में दिखलाई देता है। यहाँ से हमको प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और हट्स की भी प्राप्ति हुई थी, उस तरीके की झोपड़ियों की भी प्राप्ति हुई थी। और विदुला जायसवाल जी ने कहा कि ये एक प्रकार की इंडस्ट्रियल साइट है। इंडस्ट्रियल साइट है मतलब एक उद्योग स्थल है जहां पर आदि मानवों के द्वारा बहुत सारे उपकरणों का निर्माण किया गया था।
तो इस तरीके से अवशेष हमको दिखलाई देने लगते हैं, खास तौर से कब, जब भारत आजाद हो जाता है। इसी क्रम में देखें तो छपरा स्थित डोरीगंज से चिराद नामक प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल की खोज एवं उत्खनन का कार्य कराया गया। तो जो ये चिराद दिखलाई देता है, इसको जो है कहते हैं चिरा आनंद। कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध के एक शिष्य हुआ करते थे, प्रिय शिष्य आनंद। इनकी मृत्यु के बाद इनको दो भागों में चीर दिया गया था, इस कारण इसको चिरानंद कहा गया। इसी कारण से इस स्थल का नाम चिराद पड़ गया। हम देखें तो जो चिराद है ये डोरीगंज में पड़ता है, जो कि छपरा शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जो कि या तो छोटी गंगा बोल लें, यहाँ लोग छोटी गंगा बोलते हैं, इसके किनारे, या फिर जो घाघरा नदी है, जो घाघरा नदी है इसके किनारे पर ये पड़ता है। एक बड़ा सा माउंड है। चिराद आज भी देखा जा सकता है, उत्खनित भाग भी उसके दिखलाई देते हैं। तो जो सबसे पहली बार यहाँ का उत्खनन हुआ तो इसको विद्वान ताम्र पाषाणिक मानते थे, ताम्र पाषाणिक मानते थे। किंतु बाद में चल करके 80 के दशक में हम देखें, जब यहाँ उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ तब इसको नवपाषाण कालीन स्थल माना गया। चिराद प्रसिद्ध इसीलिए है कि यहाँ पर ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर जो है दिखलाई देता है। खास तौर से इस तरीके के मिट्टी के बर्तन, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ से 12 सिंहे के एंटलर, जो सींग है, 12 सिंहे के सींग प्राप्त होते हैं, उसके बने उपकरण मिलते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ से खेती करने के साक्ष्य हमको दिखलाई देते हैं और कई सारी विशेषताएं लिया हुआ है नवपाषाण कालीन स्थल चिराद, जिसके विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पर ब्रीफली इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो इसकी खोज और उत्खनन का कार्य जो है कराया गया। ज्यादातर जो कार्य कराए गए वो पटना विश्वविद्यालय के ही जो विद्वान थे उन लोगों के द्वारा ही करवाया गया और बहुत सारे अवशेष ढूंढे गए, जिसके आधार पर इसे नवपाषाण कालीन स्थल डिटरमाइन किया गया। गया जिले के बेलवा रेलवे स्टेशन के निकट सोनपुर तथा भागलपुर के विक्रमशिला के निकट स्थित पुरास्थल से धातु युगीन तथा वैशाली के चेचर कुतुबपुर, सारण के माझी, पटना के पश्चिम में स्थित मनेर से प्रस्तर धातु युगीन संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से देखें, आजादी के बाद बहुत बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण या अन्वेषण और उत्खनन कार्य किए गए, जिनमें से सोनपुर का उत्खनन हो चुका है। विक्रमशिला एक प्राचीन विश्वविद्यालय है, बौद्धों का एक प्राचीन विश्वविद्यालय है। यहाँ पर हमको तंत्रयान और मंत्रयान की पढ़ाई दिखलाई देती है, तंत्रयान और मंत्रयान की। और बहुत सारे विद्वान जो खास तौर से नालंदा में थे वो यहाँ विद्वान बने, यहाँ के कुछ विद्वान नालंदा। इस तरीके से ये लोग मिल करके तिब्बत की तरफ गए और जो विद्वान थे उन्होंने वहां जाकर के मंत्रयान और तंत्रयान का प्रचार प्रसार किया हुआ था। तो इस तरीके से विक्रमशिला का भी उत्खनन कराया गया। उसके निकट में जो पुरा स्थल थे वहां से धातु युगीन संस्कृति के कई सारे स्थलों की प्राप्ति हुई। वैशाली में चेचर कुतुबपुर नाम का एक पुरा स्थल है, जहाँ के उत्खनन से तमाम प्रकार के हमको पुरा अवशेष प्राप्त हुए। सारण के माझी में एक बहुत बड़ा टीला है, इसका मैंने पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य किया है हाल ही में। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है या लगभग ये 2 से 2.5 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। एक किनारे से हमको इस तरीके से किनारे से हमको बहती हुई नदी दिखलाई देती है और इस किनारे पर पूरा एक बड़ा सा जो है वो टीला हम देख सकते हैं। और ये जो है थोड़ी दूरी पर है, नदी से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन टीले की ऊंचाई से ये नदी बिल्कुल साफ साफ दिखलाई देती है। इस तरीके से लगता है कि यहाँ पर भी अर्लीस्ट कल्चर जो है वो मिल सकते हैं। बहुत संभव है कि ताम्र पाषाण काल या फिर नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष हमको माझी से मिल जाए। 1913-14 में डीबी स्पूनर ने
वैशाली में उत्खनन कार्य करवाया। ये तो खैर आजादी से पहले की बात है और वैशाली में उत्खनन इन्होंने करवाया था, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। वैशाली को प्राचीन गणराज्य होने का गौरव प्राप्त था। यहाँ लिच्छवियों का शासन था, ये भी हमने देखा। उत्खनन में अनेक संरचनाओं के साथ साथ प्रभुत मात्रा में पुरावशेषों की प्राप्ति हुई। तो हम देखें कि जब उत्खनन कार्य वैशाली का चल रहा था तो यहाँ से जो प्राप्त पुरावशेष थे कि जब वैशाली का उत्खनन कार्य चल रहा था तो वहां से बड़ी प्रभुत मात्रा में पुरावशेषों की प्राप्ति हो रही थी, जो इस तरफ संकेत कर रही थी कि जो वैशाली है वो एक बहुत बड़ा नगरीय क्षेत्र होगा। दूसरी बात की व्यापारिक क्षेत्र होगा। तीसरी बात की हमको पता चलता है ग्रंथों से कि जो वैशाली है वो प्राचीन गणराज्यों में महत्वपूर्ण गणराज्य था और सबसे प्राचीन गणराज्य होने का गौरव भी वैशाली को प्राप्त है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन गणराज्य प्रणाली यदि कहीं थी तो वो वैशाली में थी और लिच्छवियों के ही सानिध्य में दिखलाई देती है। यहाँ पर लिच्छवियों का शासन था, तो जो यहाँ के गण प्रमुख थे वो लिच्छवी थे। लिच्छवियों में राजा चेटक का नाम हम ले सकते हैं, जो बहुत ही प्रतापी शासक थे। अनंत सदाशिव वलटेकर को वैशाली में एक मिट्टी से निर्मित स्तूप की प्राप्ति हुई थी। इसके विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। ये कहाँ पर दिखलाई देता है? तो जो म्यूजियम बना हुआ है, जो म्यूजियम बना हुआ है यहाँ का वैशाली म्यूजियम, उसके सामने एक बड़ा सा तालाब है और म्यूजियम के और तालाब के बीच से ऐसे पीछे की तरफ एक रास्ता जाता है और इसी रास्ते की तरफ हमको एक बड़ा सा प्रांगण दिखता है और इस प्रांगण में एक ऐसे छतरी नुमा दिखलाई देता है, ग्रीन कलर का, सब पूरी ग्रीनरी है और रास्ता ऐसे बना हुआ है। तो जब इधर की तरफ जाते हैं तो हमको एक आर्टिफिशियल बना हुआ स्तूप दिखलाई देता है। इसी के अंदर उत्खनन कार्य करके जो अल्टेकर हैं उन्होंने निकाला हुआ था जो रेलिक कास्केट है, जिसमें एक संदूक रखी हुई थी और बुद्ध के भस्म के साथ ढला हुआ एक सिक्का भी रखा हुआ था। तो जो ये संदूक है इसमें राख थी और रेलिक कास्केट के अंदर कई और सामग्रियां भी थी, जिसको लेकर के अल्टेकर ने कहा कि ये जो रेलिक कास्केट है ये बुद्ध का ही है और ये कब आया होगा। तो हमें पता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात क्या हुआ था, उनके अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था, जिसका एक भाग लिच्छवियों को मिला हुआ था और ये लिच्छवी क्या किए थे, इसको लेकर के आए थे और वैशाली में इसी जगह पर एक स्तूप बना करके स्थापित कर दिए थे। इसी की प्राप्ति अनंत सदाशिव वलटेकर को होती है और यही जो है वर्तमान में बिहार म्यूजियम में रखा हुआ दिखलाई देता है। तो इस तरीके से अल्टेकर ने बहुत बड़ा कार्य किया कि वैशाली के क्षेत्र से उस स्तूप को ढूंढ निकाला, जिसके विषय में चर्चा की गई थी कि 8 भागों में बटे हुए अस्थि अवशेषों पर स्तूप बनाए गए थे। लामा तारानाथ की यदि बात माने तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था और जो ये महत्वपूर्ण 8 स्थानों पर स्तूप बनाए गए थे अस्थियों पर, उसको निकलवा करके उसने कई भागों में बांट दिया। सिलखरी के बने हुए बहुत सारे अस्थि अवशेष बनाए गए थे, उनको भी कहीं ना कहीं स्तूप के अंदर में रख दिया गया था, यह मान करके कि ये बुद्ध के ही अवशेष हैं। तो इस तरीके से करके 84,000 स्तूपों की स्थापना करवाई थी अशोक ने और इसकी पुष्टि फाहियान के भी यात्रा वृत्तांत से होती है और कई और स्रोतों से भी होती है कि अशोक ने बहुत सारे स्तूप, महाविहार और चैत्यों का निर्माण करवाया हुआ था। भागलपुर में भी पटना विश्वविद्यालय द्वारा उत्खनन कार्य कराया गया। पुराविद यह भी स्वीकार करते हैं कि इसी क्षेत्र में प्राचीन व्यापारिक नगरी चंपा थी। तो जो पटना विश्वविद्यालय है, खासतौर से यहाँ के पुरातत्व वैज्ञानिकों ने वैशाली, कुम्हरार जैसे क्षेत्रों का उत्खनन तो करवाया ही, भागलपुर के क्षेत्र में भी उत्खनन करवाया। उनको यह आशंका थी कि जो भागलपुर का एरिया है वो प्राचीन अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है और अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी थी चंपा और चंपा एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। आज सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं किसको?
भागलपुर को। तो आज भी वो एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है, उस समय भी बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। और चंपा के क्षेत्र पर जो राजा था ब्रह्मदत्त, इस पर आक्रमण करके हर्यक वंशीय जो शासक है बिंबिसार, इसने इसको पराजित किया ब्रह्मदत्त को और चंपा को मगध में मिला लिया। तो हम जब बिंबिसार पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है तो वहां हमने देखा था कि किस तरीके से बिंबिसार ने 3 प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाई थी। एक तो आक्रमण की नीति थी, दूसरा वैवाहिक नीति थी, तीसरा मित्रता की नीति थी, और पहला जो शिकार हुआ था वो अंग ही था, खासतौर से मगध की महत्वाकांक्षाओं का, और उसको मगध में मिलाने वाले शासक का नाम भी चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। 1951 में काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान ने कुम्हरार में उत्खनन कार्य कराया। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के 80 स्तंभों वाले लकड़ी के भवन के साथ कई बौद्ध संघारामों की प्राप्ति हुई। विद्वानों का मानना है कि इन संघारामों का निर्माण अशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीत के आयोजन के लिए करवाया था। तो 80 स्तंभों की बात हमने पहले भी देखी है कि विद्वानों को दिखलाई दिए थे स्तंभ के एविडेंस, और चंद्रगुप्त मौर्य का इसे भवन माना गया, लकड़ी का बना हुआ माना गया। लकड़ी का इसलिए माना गया कि इंडिका में उल्लेख मिलता है कि जो राजा का भवन है वो लकड़ी का बना हुआ है, और उसकी जो देख रेख करने के लिए अपॉइंट की गई हैं वो अंगरक्षिकाएं हैं, जो कि उसके साथ साथ ही रहती हैं, और वो धनुष बाण चलाने में महारत हासिल की हुई है। लेकिन ये जो बौद्ध संघाराम प्राप्त हुए थे, इन बौद्ध संघारामों का संबंध माना गया कि अशोक ने जो द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई थी, कहा, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में अशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति करवाई थी, ऐसा विद्वानों का मानना है। और वो स्थान दिखलाई देता है कुम्हरार वाले क्षेत्र में, जहां पे इन लोगों को कई संघाराम मिले हुए हैं, जिसमें से बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया गया होगा, वहां पर रखा गया होगा, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीत में आए होंगे सम्मिलित होने के लिए। फाह्यान बताता है कि पाटलिपुत्र में धन्वंतरी नामक बौद्ध भिक्षु का एक आरोग्य विहार है, जिसकी प्राप्ति उत्खनन में हुई है। तो जो चीनी यात्री फाह्यान है, ये बताता है कि जो पाटलिपुत्र क्षेत्र में एक क्षेत्र है जहां पे एक आरोग्य विहार है, आरोग्य विहार कह सकते हैं चिकित्सालय को, और यहाँ पर जो विहार है वो किसका विहार है, तो उसको बताता है एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है धन्वंतरी, और इस धन्वंतरी ने ही यहाँ पर चिकित्सा का कार्य प्रारंभ किया है। और कई सारे संघाराम भी अगल बगल दिखलाई देते हैं, उनसे अटैच दिखलाई देता है आरोग्य विहार। और उत्खनन में हम देख सकते हैं कि उत्खनन में विद्वानों को ये आरोग्य विहार प्राप्त हो गया, जहां से एक सील मिली हुई थी और इस पर लिखा हुआ था आरोग्य विहारे, और धन्वंतरी का आरोग्य विहार था। इस विषय में विद्वान एक मत है कि जो धन्वंतरी है वो एक बौद्ध भिक्षु है, और उसका ही आरोग्य विहार पाटलिपुत्र के क्षेत्र में, खास तौर से कुम्हरार के क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इसका जिक्र फाह्यान भी करता है, इसकी पुष्टि हो जाती है चीनी यात्री फाह्यान के विवरणों से, और उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से धन्वंतरी नामक बौद्ध भिक्षु की पुष्टि हो गई और उसके आरोग्य विहार की पुष्टि हो गई। आज भी आप कुम्हरार जो पार्क बना हुआ है, कुम्हरार पार्क के अंदर जाएं तो आज भी आप इसको देख सकते हैं। वैसे भी स्पष्ट रूप से मैं इसको आपको दिखला देता हूं, और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपने YouTube चैनल के डाल रखा है, आप लोग जा करके वहां से भी धन्वंतरी के इस आरोग्य विहार के विषय में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अमलानंद घोष, जिनको ए घोष के नाम से जाना जाता है, ने राजगीर का उत्खनन कर पूर्व मौर्य काल से लेकर कुषाण काल तक की निरंतरता वाली संस्कृति की खोज किया। तो जो राजगीर में उत्खनन करवाया था एक घोष ने, वहां से इनको
पूर्व मौर्य काल से लेकर कुषाण काल तक बिल्कुल कंटिन्यूएशन में संस्कृतियों की प्राप्ति हुई थी। इस विषय में जो है विद्वान एक मत दिखलाई देते हैं। बोध गया में निरंजना के समीप एक जापानी दल द्वारा पुरातात्विक उत्खनन कार्य कराया गया, जिसमें उन्हें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के एक बौद्ध विहार अथवा संघाराम के अवशेष प्राप्त हुए। यहीं से सुजाता गृह के भी अवशेष मिलने की बात इस दल द्वारा कही गई। तो जो बोध गया में कार्य कर रहे थे जापानी दल के लोग, इन लोगों ने कहा कि यहाँ के पुरातात्विक उत्खनन से हमको 3री शताब्दी ईसा पूर्व के एविडेंस दिखलाई दे रहे हैं। इनमें से कई बौद्ध विहार और संघाराम भी हैं, और पास में ही जो सुजाता है, इन सुजाता का संबंध दिखलाया जाता है कि ये एक सेनानी की पुत्री थी, और जब बुद्ध गए हुए थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो सुजाता आई थी और इसने बुद्ध को खीर खिलाया था, और जिसको खा करके बुद्ध को अतीव प्रसन्नता हुई, और इनके द्वारा कई सारे लोगों का बहिष्कार भी किया गया जो कि उनके साथ वहां पर थे। वो सब बमण थे, और उन लोगों का मानना था, बमण भिक्षु थे, उन लोगों का मानना त्याग कर ही प्राप्त की जा सकती है। हम जानते हैं कि बुद्ध के समय में लगभग 60 संप्रदाय हुआ करते थे, जिनमें से कुछ अक्रियावादी थे, कुछ घोर अक्रियावादी थे, कुछ जो है वो भाग्यवादी थे। इस तरीके के वाद वाले लोग थे, लेकिन इसमें कोई सुपरस्टिशियस ईश्वर को मानने वाला नहीं दिखलाई देता है, ना ही किसी अलौकिकता की बात करता है। सारे के सारे भौतिकतावादी जो है वो दर्शन दिखलाई देते हैं हमको। इन्हीं भिक्षुओं के द्वारा यह बहिष्कार किया गया कि बुद्ध ने सुजाता के द्वारा दिया गया खीर खा लिया है, इसलिए वो लोग उनको छोड़ करके कहाँ चले गए? मृगदाय चले गए, जिसको हम ऋषिपत्तन भी बोलते हैं, और इसी को हम सारनाथ बोलते हैं। सारनाथ जो कि वाराणसी में है, यहाँ चले गए। बाद में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो गए वहां पर, और उन्होंने उपदेश दिया। किसको? इन्हीं पंचवग्गीय जो भिक्षु थे उनको उपदेश दिया, और उन लोगों को अपने धम्म में दीक्षित किया। वो लोग भी इस बात को मान लिए कि वाकई में जो ये बुद्ध है, वाकई में जो ये सिद्धार्थ है, अब ये सुगत है, सु ग और ता, ऐसे लिखा हुआ मिलता है बुद्ध का नाम सुगत, या फिर सुकित मिलता है, या फिर सुगत मिलता है, और बाद में उनका नाम हो जाता है बुद्ध। इस तरीके का नाम दिखलाई देता है। तो बहुत कुछ हमको जो है सहयोग मिलता है पाली और प्राकृत भाषाओं से, और खास तौर से धम्म लिपि से। अशोक ने लिखवाया था इयम धम्म लिपि च, अर्थात कि यह धम्म लिपि है, और ललित बिस्तर में इसी को बम भी कहा गया है। और बाद के विद्वानों ने जब संस्कृताइज किया इसको, तो इसको बना दिया ब्राह्मी लिपि। तो इस तरीके से धम्म लिपि ही ब्राह्मी लिपि है, धम्म लिपि ही बम्भी लिपि है, और इस लिपि से भी बहुत सारा हम सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। खास तौर से जब हम अशोक के काल को जानना चाहें, या फिर हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय को जानना चाहें, या अशोक के बाद की गतिविधियों को जानना चाहें, तो धम्म लिपि का सहारा ले सकते हैं। नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से पुराविदों को पालकालीन बौद्ध विहार के साथ साथ बुद्ध तथा बोधिसत्वों की अनेकों प्रस्तरों मृण मूर्तियों की प्राप्ति हुई, जो पालों के बौद्ध धर्मानुयायी होने की तरफ संकेत करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो पाल राजा हैं, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, और उसका नाम क्या था जिसने स्थापना की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की? तो उसका नाम था धर्मपाल।
और धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया यह विश्वविद्यालय तंत्रयान और मंत्रयान के लिए जाना गया। उन्होंने देखा कि नालंदा जो है वो काफी आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा हर जगह आवश्यक है, तो अपने क्षेत्र में क्यों ना स्थापित कराया जाए। तो जो भागलपुर का एरिया है, भागलपुर वाले क्षेत्र में हमको विक्रमशिला विश्वविद्यालय दिखलाई देता है। विक्रमशिला विश्व पहाड़ी है, पत्थर नाम की पहाड़ी है, उसके ऊपर में ये बना हुआ हमको दिखलाई देता है और प्राचीन काल का बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, खास तौर से तंत्रयान और मंत्रयान की दृष्टिकोण से। तो इस तरीके से जो नालंदा के क्षेत्र में उत्खनन कराया गया विद्वानों द्वारा, उनको पाल काल के बहुत सारे बौद्ध विहार मिले। इसी से पता चलता है, सारे बौद्ध विहार बनवा रहा है, इसी से पता चलता है कि वो बौद्ध धम्मानुयायी है और उसकी बुद्ध धम्म में आस्था है। खास तौर से रत्नों में आस्था हो सकती है, खास तौर से 4 आर्य सत्य में आस्था हो सकती है। इस तरीके से बौद्ध विहार बनवाए, साथ साथ बोधिसत्वों और बुद्ध की अनेकों प्रस्तर मूर्तियां, बुद्ध और बोधिसत्वों की अनेकों प्रस्तर मूर्तियों का निर्माण करवाया, मृण मूर्तियों का निर्माण करवाया। इसका आधार पर कहा जा सकता है कि जो पाल राजा थे ये पूरी तरीके से बौद्ध धम्मानुयायी थे, बुद्ध के सम्यक कल्चर का पालन करते थे, सम्यक मार्ग पर चलते थे, प्रज्ञाशील समाधि के मार्ग को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां दिखलाई देती हैं पालों के समय में जो उनके बौद्ध धम्मानुयायी होने की तरफ संकेत करती हैं। इन लोगों के द्वारा किसी प्रकार के अलौकिक देवी देवता के मंदिर बनवाए गए ऐसे कोई साक्ष्य नहीं दिखलाई देते। तो संस्कृताइजेशन के क्रम में बहुत सारे बोधिसत्वों और बुद्ध की मूर्तियों को अलग अलग धर्म के लोगों द्वारा कहा गया कि ये हमारे अपने हैं, और उनकी डिटी के कुछ सिंबल को देखते हुए इस बात को लोगों ने डिटरमाइन किया। और तब जाकर लोगों ने कहा कि जो पाल काल के राजा हैं वो कुछ और जो है धम्म के या कुछ और धर्म के देवताओं को मानते थे या फिर कुछ और धर्म में उनकी आस्था थी। वैसे बेसिकली हम देखें तो वो लोग जो कार्य कर रहे थे, जो पूरा तात्विक अवशेष दिखलाई देते हैं, जो उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखलाई देता है, वो सब कुछ सम्यक कल्चर की तरफ दिखलाई देता है, बौद्ध धम्म की तरफ दिखलाई देता है। और विश्वविद्यालय जैसी चीजें बनवाना, महाविहार बनवाना या फिर बौद्ध संघाराम बनवाना, चैत्य बनवाना, इतने बड़े बड़े इस तरफ संकेत करता है कि कहीं ना कहीं जो पाल शासक थे वो बौद्ध धम्मानुयायी रहे होंगे। बाद में चल करके सांस्कृताइजेशन के क्रम में कहीं ना कहीं उनको अलग अलग धर्मों से जोड़ा गया होगा कि उनकी आस्था अलग अलग धर्मों में भी थी। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अब तक मधुबनी जिले के बलिराजगढ़, गया जिले के अफसर तथा दरभंगा जिले के तारडीह इत्यादि पुरास्थलों का भी समय समय पर उत्खनन कार्य पुरातत्व वैज्ञानिकों द्वारा कराया गया है। तो हम देखें कि जो बलिराजगढ़ है मधुबनी का अफसर है, यहाँ से एक लेख भी मिला है। दरभंगा का तारडीह है, इसका भी पुरातात्विक उत्खनन कार्य हुआ है। तो ये जो कुछ बड़े बड़े एरिया दिखलाई दे रहे हैं, यहाँ पर विधिवत पुरातात्विक उत्खनन कार्य कराए गए हैं। इसकी रिपोर्ट भी पब्लिश हो चुकी है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं अलग अलग पुरास्थलों की रिपोर्ट पर चर्चा करूंगा और विस्तृत तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से इन पुरास्थलों का उत्खनन कार्य कराया गया, यहाँ से किन संस्कृतियों की प्राप्ति हुई और संभावित रूप से वहाँ का इतिहास क्या दिखलाई देता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकता है छूट गई हो इस वीडियो में। वीडियो काफी लंबा टॉपिक है, वो काफी लंबा है और इतने लंबे टॉपिक को 1-2 वीडियो में कवर करना संभव नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ हम लोग और वीडियो भी देखेंगे, अलग अलग पुरास्थलों के देखेंगे या जो कुछ नए कार्य होते रहेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। इस तरीके से आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।